नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में लेके आया हूं मैं 100 टॉप क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी कमिंग टाइम में बहुत सारे डिफरेंट बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, जिनके रिक्रूटमेंट होने वाले हैं कंप्यूटर टीचर के। तो ये पर्टिकुलर जो सेशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मैंने सारे स्टेट्स को कॉमनली इसलिए कंसीडर किया है, उसका रीज़न ये है कि जितने भी स्टेट हैं, अगर आप बीपीएससी की बात करें, अगर आप एचपीएससी की बात करें, आप दिल्ली बोर्ड की बात करें, एकलव्य स्कूल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इस तरह के जितने भी डिफरेंट बोर्ड्स हैं, केवीएस भी उसमें आता है। तो ऑब्वियसली ये सभी के जो सिलेबस हैं 11-12 की अगर मैं बात करूं, तो सीबीएसई का जो सजेस्टेड सिलेबस है 11-12 का कंप्यूटर साइंस का, उससे ये काफी अलाइंड होता है। 80 to 90% सिलेबस तकरीबन मैच होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो वो जो कॉमन सिलेबस है, कॉमन चैप्टर्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, उनकी बेसिस पे मैंने ये एक पर्टिकुलर सेशन रेडी किया है। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, एंड आई एम श्योर दैट कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी आपके कमिंग टाइम में इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। इसलिए मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को देखें, अपने एंड से भी इससे तैयारी करने की कोशिश करें। रही बात इसके पीडीएफ की, इन सारे क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी की, तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और साथ ही मैंने पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए एक ई बुक भी प्रिपेयर की है, जिसमें 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। उसे भी आप मेरी वेबसाइट से जाके परचेस कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एज वेल। आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कमिंग जो वीडियोस हैं, कमिंग एमसीक्यू सीरीज हैं, कमिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। All right, so the first question is asking that in which of the following case DML is not executed? Now DML वर्ड आ गया, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपके DBMS एंड SQL से रिलेटेड है। एंड DML वी ऑल नो दैट इज बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और जब ये मैनिपुलेशन वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ जब डेटा को मैनिपुलेट करने की बात करते हैं या डेटा को मैनेज करने की बात करते हैं। अब डेटा मैनेज करने का मतलब ये है कि जब कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इंसर्ट कमांड का आप इस्तेमाल करते हैं। सो ये ऑब्वियसली हमारे डीएमएल में आता है। सिमिलरली व्हेन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इज मॉडिफाइड, अब मॉडिफाई करने का मतलब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हमारे अपडेट कमांड का। सो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर डीएमएल। नेक्स्ट इज सेइंग दैट व्हेन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट इज मॉडिफाइड, अर्थात किसी दिए हुए टेबल में एट्रीब्यूट का मतलब किसी कॉलम को मॉडिफाई करना। तो देखिए यहाँ पर ये एट्रीब्यूट या कॉलम की बात कर रहा है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑल्टर कमांड का। और ये जो ऑल्टर होता है दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ व्हाट योर डीडीएल। सो आई होप दैट कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज सेइंग दैट व्हेन रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड, तो ऑब्वियसली डिलीट कमांड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर डीएमएल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second is saying that relationship between classes is represented by, this question is actually taken from object oriented programming language का जो concept है। So relationship का मतलब दो classes के बीच में या multiple classes के बीच में relation establish करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? Inheritance, polymorphism, encapsulation या input। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है इसे हम यहाँ से ऑब्वियसली हटाएंगे, क्योंकि इनपुट इज बेसिकली एन एक्ट और यू कैन से एन एक्शन। जब रिलेशन की बात आती है तो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उसका रीजन ये है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनकैप्सुलेशन जो होता है दैट इज मोर अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो यहाँ पर रिलेशन की जब भी बात होगी, सो दैट मीन्स इनहेरिटेंस। एंड वी ऑल नो दैट आपके पास कोई एक क्लास ए है और आप इससे नई क्लास डिराइव करते हैं बी, तो इट मीन्स दैट बी इज रिलेटेड विद दिस ए। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर। मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहाँ पर ये बोलता है कि द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट फॉलोड इन एसक्यूएल इज। अब एसक्यूएल में जो डेट फॉर्मेट फॉलो होता है, आई वुड सजेस्ट कि ये क्वेश्चन में माई एसक्यूएल करें तो ज्यादा बेहतर है, और शायद ये टाइपो एरर भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप इसके डेट फॉर्मेट की बात करें, हम सभी जानते हैं
कि ये बेसिकली पहले ईयर होता है 4 डिजिट का, देन स्लैश लगा के हमारे पास में मंथ होता है, एंड इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेट को लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहाँ पर ये बोलता है कि सेलेक्ट करेक्ट बूटिंग सीक्वेंस। जो दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 1 और यू कैन से कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका यूनिट है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। So the first option is saying that post, BIOS, then operating system load. Second is BIOS, then post, then operating system load, then BIOS, then operating system load और then post. इसके बाद में या तो बोलता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, फिर पोस्ट होगा, फिर बायोस होगा। तो देखिए, जब आप कंप्यूटर के स्विच ऑन करते हैं, या मीन कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं आप, तो सबसे पहला जो एक्टिविटी होता है दैट इज योर पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके बाद में जैसे ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम ये चेक करता है कि ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर और नॉट, कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें पावर सप्लाई नहीं जा रहा है। तो जब ये पूरी टेस्टिंग होती है, उसके बाद सबसे पहले बायोस के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बायोस वी ऑल नो इज बेसिकली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। और बायोस इज बेसिकली जहां पर हम रोम की बात करते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे। और जब ये एग्जीक्यूट होते हैं तो ये क्या करते हैं, आपके हार्ड डिस्क से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, रैम में लोड करने का काम करते हैं। तो ऑब्वियसली बायोस के बाद में फिर आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो चूंकि यहाँ पर ये सिर्फ 3 स्टेप्स की बात कर रहा है, तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। यहां पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड स्टेट मेमोरीज। देखिए, सॉलिड स्टेट का मतलब आजकल आप जानते हैं एसएसडी जो है मार्केट में आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। नाउ अगर आप हार्ड डिस्क की बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें, फ्लॉपी डिस्क की बात करें या पेन ड्राइव की बात करें, तो यहां पर जो पेन ड्राइव है आइडियली उसे ये कंसीडर कर रहा है किसके नाम से, सॉलिड स्टेट मेमोरी के नाम से। हालांकि आज के जमाने में हार्ड डिस्क भी आ रही है, लेकिन जो हार्ड डिस्क है आइडियली उसको हम एसएसडी के नाम से जानते हैं। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी वुड सजेस्ट यू कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा पेन ड्राइव, क्योंकि सॉलिड स्टेट बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता है। अगर आप हार्ड डिस्क की बात करोगे प्लेन, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, आपके पास एक ड्रम लगा रहता है जिसके ऊपर में एक निडल होती है। ये ड्रम या सिलेंडर इसको आप बोलें जो मूव करता है, और ये एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है। जबकि सॉलिड स्टेट में प्योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है या डेटा मूव किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बी क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, अब यहां पर ये बोल रहा है हेक्साडेसिमल। तो देखिए, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। 9 के बाद आता है ए, उसके बाद में क्या आ जाता है आपका बी। तो 9 के बाद ये हुआ 10 और बी क्या हो जाता है हमारा 11। सो इसका मतलब यहां पर ये 11 जो है इन डेसिमल फॉर्म ये रिप्रेजेंट करता है किसको, आपके बी को। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पर ये मेरा फिर से प्रोसीजर ओरिएंटेड या C++ से रिलेटेड भी बोल सकते हैं क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। सो इज इट यूजर डिफाइंड, या ये सिस्टम डिफाइंड है, या ये कीवर्ड होता है, या ये क्लास होती है। तो देखिए, क्लास तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है आइडियली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है और क्लास पूरी तरह से ऊप्स में आ जाता है। हाँ, कीवर्ड भी हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ये यहाँ पर स्ट्रक्ट होता, ऐसी सिचुएशन में हम सोच सकते थे कि ये यहाँ पर कीवर्ड होगा। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ना, आई मीन ये जो है यहाँ पे सिस्टम डिफाइंड, हम इसको डेटा टाइप भी नहीं बोल सकते। बचा हमारा क्या, यूजर डिफाइंड। तो स्ट्रक्चर जो होता है जो यूजर बनाता है, जस्ट लाइक स्ट्रक्ट आपने बनाया यहाँ पे बुक, इसके अंदर ब्रैकेट में इसमें फील्ड्स डाली और ये मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारा एक बुक नाम से डेटा टाइप तैयार हो गया है। सो वी कैन से दैट इट इज बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है स्मृत जो है इट नीड्स टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल अटैक एंड डिस्क्लोजर विच इज टर्म्ड एज व्हाट। अब स्मृत जो है वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि कोई गलत तरीके से उसके डेटा को हैक ना कर सके, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। तो इसमें से उसके लिए क्या उसको यूज करना पड़ेगा, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्राइवेसी और सीसी।
देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन की जब बात आ रही है तो इट्स मोर अबाउट व्हाट योर प्राइवेसी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर टी, आई मीन सी। और ऑप्शन ए की अगर आप बात करो कॉपीराइट की या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, सो दे आर बेसिकली जब कोई यूजर कोई क्रिएटिविटी करता है जिसको कि वो पब्लिकली प्रेजेंट तो करता है लेकिन उसको कोई इलीगली यूज ना कर सके, तो यहां पर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात आ रही है, इसलिए हम इसका आंसर देंगे प्राइवेसी। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर आप इसके ऑप्शंस को देखें, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये बोलता है कि इनमें से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है या डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बेस्ट सुटेबल होता है अलग अलग टाइप्स के आइटम्स को या एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। अब स्ट्रिंग भी है, लिस्ट भी है, टपल भी है, डिक्शनरी भी है। तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएंगे, काफी आसान है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज मुझे उसके लिए भी कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो है असाइनमेंट इनकरेक्ट है। देखिए a, b इक्वल टू 10, 20 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, ये क्वेश्चन बेसिकली पाइथन के असाइनमेंट से रिलेटेड है। तो पाइथन में आप इस तरह से मल्टीपल असाइनमेंट एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर ये टपल के फॉर्म में दे रहा है a, b इक्वल टू 10, 20, देन लिस्ट के फॉर्म में है a, b इक्वल टू 10, 20, और इसके बाद ये बोलता है बोथ b एंड c। अगर आप देखें तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कोई भी नहीं है, बिकॉज आप इनमें से किसी भी तरह का, अगर आप टपल लेंगे तो भी असाइनमेंट हो जाएगा एक साथ, लिस्ट लेंगे तो भी असाइनमेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि जो बी एंड सी है, ये अगर इनकरेक्ट देखो तो ये गलत ऑप्शन है। एक्चुअली ये चारों ही, तीनों ही यहाँ पर क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। मतलब यहाँ पर होना चाहिए नन ऑफ द एबव। हो सकता है वो ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गया होगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। इट इज सेइंग दैट अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉल्ड व्हाट। जंक मेल, स्पैम, मैलवेयर और डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। मैलवेयर आप जानते हैं अलग से कि ये मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। बात आती है हमारे जंक की और स्पैम की। तो इट इज सेइंग दैट अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल, मतलब ऐसे कमर्शियल ईमेल जो कि एक प्रकार से डिस्टर्बिंग होते हैं, विच आर रियली अनोइंग। सो बेसिकली हम उसको कंसीडर करते हैं क्या, ऑप्शन बी, दैट इज कॉल्ड स्पैम। सो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इक्वल टू स्पैम, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट पोस्ट इज व्हाट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन को। इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन असेंडिंग। तो देखिए SLSI, LSI, MSI, VLSI। ना यहाँ पर SLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज सुपर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूं, सुपर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑलराइट। अब अगर आप LSI की बात करें, सो दैट इज बेसिकली योर लार्ज स्केल, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद ये इंडस्ट्री हो गया। MSI का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं दैट इज योर मिडिल स्केल। एंड इसके बाद में VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज। ऑलराइट। तो यहाँ पे सबसे छोटा तो होगा मेरा लार्ज स्केल, उसके बाद में होगा मेरा मिडिल स्केल, उसके बाद वेरी लार्ज स्केल, एंड उसके बाद में होगा क्या, मेरा सुपर लार्ज। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से LSI, देन MSI, देन SLSI, एंड इसके बाद में होगा हमारा VLSI। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ D इज व्हाट। सो देखिए हम सभी जानते हैं, अगर आप ASCII कोड के बारे में जानते होंगे तो A जो होता है कैपिटल A, इसका इक्विवेलेंट होता है 65। जनरली हम इसे याद रखते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस A, B, C, D, तो D का जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज 68। अब 68 को आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, बाइनरी में। सो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूं इसे कन्वर्ट करने का, और बेस्ड ऑन दैट वी चेक इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। सो नाउ यू कैन सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1000100। सो वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर ये बोलता है रैम यूजेस व्हाट। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड इट यूजेस टू मैनेज व्हाट, मेमोरी लोकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स। वेल, जब भी मेमोरी लोकेशन के एलोकेशन की बात आती है तो हम सबसे पहले वहां पे सेलेक्ट करते हैं हमारे किसके, हेक्साडेसिमल कोड को।
तो एज पर माई कंसर्न तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, हेक्साडेसिमल नंबर्स। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू हाइडिंग, reusability, simplicity or relationship. Again this question has been taken from your OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है। अब मैंने थोड़ी देर पहले जब हमने क्वेश्चन देखा था रिलेशनशिप का इनहेरिटेंस के बारे में, वहां मैंने आपको बताया इनकैप्सुलेशन या एब्स्ट्रैक्शन की जब भी बात होती है तो ये बेसिकली डेटा हाइडिंग या डेटा की सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन ए। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन को देखता हूं। यहां पर यह बोलता है इन C++ X इज कंसिडर्ड एज व्हाट। अब आप देखिए यहां पर ये स्ट्रिंग के फॉर्म में दिख रहा होगा आपको। सो इज इट बिल्ट इन डेटा टाइप? बिल्कुल नहीं है। डिराइव्ड डेटा टाइप भी नहीं है। क्या ये एक कांस्टेंट हो सकता है? बिल्कुल ये एक कांस्टेंट हो सकता है। अगर ये वेरिएबल होता तो हम बिना कोटेशन के इसको लिखते। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज व्हाट योर ऑप्शन सी, कांस्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूजिंग अपाचे सर्वर फ्रॉम द क्लाउड इज व्हाट। देखिए अपाचे सर्वर को अगर आप क्लाउड में यूज करेंगे तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सॉफ्टवेयर है, आई मीन सर्विस है, या पास की अगर आप बात करें तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और सैस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो आई का मतलब हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, पी का मतलब है प्लेटफॉर्म, और एस का मतलब होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ऑलराइट। अब अपाचे सर्वर जो है बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर या वेब सर्वर भी हम इसको बोल सकते हैं, जहां पर कि आप क्या करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को क्या करते हैं डिप्लॉय करते हैं। तो चूंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को हम डिप्लॉय कर सकते हैं तो ये बेसिकली रोल प्ले करता है हमारे प्लेटफॉर्म का। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट फाइंड इनकरेक्ट मैच मॉडेम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, वाईफाई दैट इज IPv6, एंड देन स्विच इज व्हाट मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ईथरनेट जो होता है दैट यूजेस व्हाट TCP/IP कंट्रोल। सो देखिए इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मॉडेम के साथ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है जो आगे फर्दर इंटरनेट से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है। देन स्विच जो होता है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल का प्रयोग करता है किसी भी नोड को ट्रैक करने के लिए। ईथरनेट जो होता है जो आपकी कैट की केबल लगी रहती है नेटवर्क में, तो ऑब्वियसली वहां पे TCP/IP यूज होता है। लेकिन जब हम वाईफाई की बात करते हैं सो ये जो IPv6 आपको दिख रहा है दैट इज अगेन बेसिकली यू कैन सी IP, मतलब ये TCP/IP का ही एक वर्जन है जो सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई में ज्यादातर आई गेस WPA काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड अगर इसका मैं 802.11 के हिसाब से देखूं तो ये वहां पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन बी, मतलब ये इनकरेक्ट मैच है। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट इन RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डोमेन का मतलब क्या होता है? क्या ये फॉरेन की है, क्या ये डेटा टाइप है, क्या ये चेक है या कैंडिडेट की है? देखिए फॉरेन की हो गया रिलेशन के लिए। डेटा टाइप जो होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वैल्यूज को इंडिकेट करता है, और डोमेन का मतलब भी क्या होता है ग्रुप ऑफ वैल्यूज। तो यहां पर जो ज्यादा रिलेवेंट है दैट इज योर डेटा टाइप। चेक कांस्टेंट जो होता है वो डेटा की वैलिडिटी को चेक करता है, ये एक कांस्टेंट होता है। और कैंडिडेट की जो होता है वो बेसिकली बिफोर प्राइमरी की, जब आप टेबल क्रिएट करते हैं उसमें जो कीज होती हैं तो आप डिसाइड करते हैं इसमें कौन सी जो है प्राइमरी की होगी या नहीं होगी, उसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट फॉलोइंग कोड विल रिटर्न। आप देखिए ये एक डिक्शनरी बनी हुई है पाइथन में। अब 1 B C D 4 कीज है, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। अगर आप d.items करेंगे तो ये क्या करेगा? इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ लिस्ट, टपल ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ टपल्स, या लाइन बाय लाइन की एंड वैल्यू। सो इट विल रिटर्न व्हाट? लिस्ट ऑफ लिस्ट। सो नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट दैट इज A इक्वल टू यहां पर ये 34,21 है, देन B इक्वल टू 21,89,48, देन B डॉट एक्सटेंड A। हमने यहाँ पे दो लिस्ट क्रिएट की, उसके बाद हमने A को किसमें एक्सटेंड करवाया? B में। तो एक्सटेंड मेथड यूज हो रहा है। अब ये बोलता है कि क्या प्रिंट करने से A इन B क्या आंसर आएगा? देखिए एक्सटेंड मेथड क्या करेगा, जब B में आप एक्सटेंड करोगे तो ये 21 है, 89 है, देन 48 है। इसके बाद में जब आप एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड इसकी वैल्यूज को इंडिविजुअली यहां पर क्या कर देगा, कुछ इस तरह से स्टोर कर देगा। अब अगर आप A इन B करोगे इसका मतलब क्या B में अब आपको A दिख रहा है?
तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इंडिविजुअली वैल्यूज स्टोर हो चुकी है। हाँ, अगर यहाँ पर ये अपेंड होता तो उस सिचुएशन में ये कुछ इस तरह से स्टोर होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये आंसर आपको क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि वो लिस्ट ए जो है वो हमारे बी में एग्जिस्ट नहीं करती है। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर यह बोलता है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस। हमने ए की वैल्यू 20 डाली, यदि ए की वैल्यू 20 से ज्यादा है तो हैश वेलकम, एल्स प्रिंट नॉट ए, अदरवाइज प्रिंट बी, आई मीन बाय। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो देखिए ए इक्वल टू 20 है, ठीक है। अब 20 इज ग्रेटर देन 20 तो फॉल्स हो गया। फॉल्स होगा तो आपको क्या दिखाएगा, ये प्रिंट नॉट ए, और जैसे इससे बाहर आएगा तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा आपको बाय। सो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो मैंने ये क्वेश्चन किस लिहाज से लिया, बट फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये बोलता है अनऑथराइज्ड रियल टाइम, आई मीन मैं थोड़ा नीचे कर लूं, अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज ओवर ए नेटवर्क इज कॉल्ड व्हाट। इसका मतलब ये है कि कोई नेटवर्क है, उसमें जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, प्राइवेट डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, और उसको अगर कोई अनऑथराइज तरीके से उसको मॉनिटर करता है, मतलब ये कह सकते हैं कि जासूसी जैसे हम करते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, योर स्नूपिंग। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, स्नूपिंग। इसको हम बोलते हैं स्नूपिंग कंप्यूटर नेटवर्क के केस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एन एग्रीगेट फंक्शन इज व्हाट। इट टेक्स, एग्रीगेट फंक्शन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एसक्यूएल का ये हमारा क्वेश्चन है। इट टेक्स ए कॉलम नेम एज इट्स आर्ग्यूमेंट्स, मतलब पहला ऑप्शन ये बोलता है कि एग्रीगेट जो फंक्शन होता है ये कॉलम नेम को आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है, बिल्कुल सही बात है। इट मे टेक एक्सप्रेशन एज इट्स आर्ग्यूमेंट, तो क्या ये एक्सप्रेशन ले सकता है या लेना चाहिए? तो देखिए एग्रीगेट फंक्शन के अंदर तो आप फील्ड डालते हैं, हम कभी भी उसमें एक्सप्रेशंस नहीं डालते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन ए। एग्रीगेट फंक्शन में आप एक्सप्रेशन को पुट नहीं कर सकते। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर यह बोलता है माइक्रोवेव्स आर व्हाट। तो देखिए जब आप डेटा कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें 3 वेव्स होती हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और आपकी होती है इंफ्रारेड वेव। तो क्या माइक्रोवेव यूनी डायरेक्शनल है, ये गाइडेड मीडिया है, या बाई डायरेक्शनल है, और या नॉट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन? तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे पूरी तरह से गलत है। इसके बाद में ये गाइडेड मीडिया भी नहीं होती क्योंकि ये अनगाइडेड मीडिया है। अब बात आती है कि क्या माइक्रोवेव एक ही डायरेक्शन में काम करता है या दोनों डायरेक्शन में काम करता है? तो माइक्रोवेव जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है हमारा, यूनी डायरेक्शनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट, पहला स्टेटमेंट है इन ऑगमेंटेड रियलिटी इट इज हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल। जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है उसमें ये किसी भी यूजर के लिए डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल होता है कि एक्चुअल में रियल ऑब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड है, विच इज जनरली अचीव्ड बाय वेयरिंग ए हेलमेट और यू कैन से गॉगल्स। तो आपने बोला, आपने नाम सुना होगा वीआर हेडसेट का, तो वर्चुअल रियलिटी को तो आप हेलमेट से या गॉगल से प्राप्त कर सकते हो। और जब आप ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे आप वाकई नेचुरली कहीं पे पहुंच चुके हैं। तो इसमें रियल और अनरियल को डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू डिफाइन ए डिक्शनरी। अब डिक्शनरी डिफाइन करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला है डी इक्वल टू डिक्ट। अब ये डिक्ट जो है एक कंस्ट्रक्टर भी होता है आप कह सकते हैं, या डिक्ट एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डिक्शनरी बना सकते हो। अब इसके अंदर इसने क्या किया, यहाँ पे टपल को पास किया है। अब डायरेक्ट अगर आप टपल पास करोगे तो ये काम नहीं करेगा, हाँ, लेकिन अगर ये होता डिक्ट और इसके ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ टपल्स में अगर कुछ ऐसा वैल्यू अगर आप पास करते है ना, कॉमा लगा के कुछ इस तरह से, तब ये हो सकता था आपको ये सही आंसर मिलता, अब ये डिक्शनरी बन जाती। तो ये तो गलत है। दूसरे में सीधे लिस्ट पास किया है तो ये भी नहीं होगा, डिक्शनरी नाम से तो कोई मेथड होता ही नहीं है। चौथा जो आप देख रहे हो डी इक्वल टू डिक्ट, जिसके ब्रैकेट में जनवरी इक्वल टू 29, फरवरी इक्वल टू 12 किया है, तो अगर आप इस तरह से असाइनमेंट करोगे इस डिक्शनरी मेथड के अंदर, अगर आप कोई डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका जो आंसर आएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव डुप्लीकेट इंडेक्स। इनमें से किस में डुप्लीकेट इंडेक्स नहीं हो सकता?
तो देखिए सीरीज है, डेटा फ्रेम है, डिक्शनरी है, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा ये क्वेश्चन किसी किसी बोर्ड के लिए सही नहीं भी होगा, क्योंकि पाइथन पांडास कई जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसमें नहीं इंक्लूडेड है। बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चाहे वो सीरीज हो चाहे डेटा फ्रेम हो, इन दोनों के ही केस में डुप्लीकेट इंडेक्सेस हो सकते हैं। लेकिन जो डिक्शनरी होती है जहां पर की और वैल्यू का पेयर होता है, तो की जो होता है इसी को हम एज ए इंडेक्स ट्रीट करते हैं और ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर कि डिक्शनरी इज द डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डुप्लीकेट इंडेक्स नहीं हो सकते। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर यह बोलता है कि एंटीवायरस इज क्या होता है ये, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी है या कस्टमाइज। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो नहीं सकता। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब जब पर्टिकुलर कोई शॉपकीपर है या कोई होटल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाता है, तो ये भी यहां पर नहीं होगा। अब बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क के लिए इस्तेमाल किए होते हैं, उनको हम बोलते हैं। एंटीवायरस जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन सी। मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर यह बोलता है लुक एट द फॉलोइंग कोड एंड फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आउटपुट। ये हमारा सेट ऑफ कोड लिखा हुआ है और ये आउटपुट में क्या आंसर आएगा एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ए की वैल्यू 120 डाली आपने, बी में आपने कोई इंटीजर इनपुट किया। अब प्रिंट बोलता है ए डबल इक्वल टू बी और प्रिंट ए इज बी। अब जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने डाला 120, तो यहां पर बी में कितना आ गया, यहां पर 120 आ गया। तो प्रिंट ए डबल इक्वल टू बी, तो ऑब्वियसली जब आप इसको डबल इक्वल टू बी करोगे तो जाहिर सी बात है ये आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। अब इसके बाद में ये बोलता है कि ए इज बी, तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज जो होता है ना, ये बेसिकली चेक करता है कि ये जो दोनों वेरिएबल हैं क्या ये किसी एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक वैल्यू डाली 120, तो एक्चुअली पाइथन में क्या होता है, जब आप एक 120 डालते हैं तो एक्चुअली ए को स्पेस नहीं मिलता है। हमने जो वैल्यू डाली उसको मेमोरी में स्पेस मिला जिसका नाम आपने क्या कर दिया, ए कर दिया। दोबारा जब आप 120 डालते हैं तो उसी 120 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, बी। तो इसका मतलब अगर आप प्रिंट ए इज बी करोगे तो इसका भी आंसर आपको ट्रू ही देगा। तो दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर जो आंसर आएगी दैट इज ट्रू ट्रू। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए यहां पर होगा। आप इसे एक बार रन करके जरूर देखिएगा। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। यहां पर यह बोलता है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड 12 इज ग्रेटर देन 30 एंड टेक टिप नाउ /3 इज लेस देन 1। अब देखिए यहां पर लगा हुआ है एंड ऑपरेटर और हम यहां पे बात कर रहे हैं पाइथन की। 12 इज ग्रेटर देन 30, तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो एंड ऑपरेटर लगा है और उसके पहले ही अगर कोई फॉल्स आ जाएगा तो आगे चाहे स्टेटमेंट गलत हो चाहे सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीधे आपको क्या डिस्प्ले कर देगा, यहाँ पे फॉल्स। अगर यहां पर ये स्टेटमेंट ट्रू होता, अगर ये 30 ग्रेटर देन 12 होता, तब ये आगे चल के इसको चेक करता और मे भी हो सकता है वहां पर ये स्ट्रिंग को अगर आप नंबर से डिवाइड करते तो आपको एरर शो कर सकता था। इस सिचुएशन में यहां पर ये बात नहीं आएगी। तो याद रखिए पाइथन की मैं बात करूं, इसके पहले जो भी स्टेटमेंट है अगर वो फॉल्स हो गया इसका मतलब उसका अगला स्टेटमेंट नहीं जाएगा, सीधे आंसर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है व्हाट विल कम इन ब्लैंक स्पेस ऑफ गिवन कोड। अब ये कोड है तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये एक फाइल ऑब्जेक्ट बन रहा है जहां पर ये किसी फाइल को ओपन करेगा। ये फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। अब यहां पर ये बोलता है कि डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में फाइलो। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये पिकल मॉड्यूल को यूज कर रहा है पाइथन के, और पिकल मॉड्यूल का मतलब बाइनरी फाइल को ऑपरेट करना। और बाइनरी फाइल को ऑपरेट करेंगे मतलब यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को आप ले नहीं सकते, यहाँ पर डेट फाइल को आप जरूर यहाँ पे ले सकते हैं। CSV फाइल भी टेक्स्ट फाइल होती है तो आप उसको भी नहीं ले सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शेयरिंग एंड पोस्टिंग नेगेटिव, फॉल्स एंड मीन कंटेंट अबाउट समवन इज कॉल्ड स्पैमिंग, स्टैकिंग, थ्रेट और सोशल इंजीनियरिंग। तो किसी के बारे में भद्दा मजाक करना, कमेंट करना सोशल मीडिया के ऊपर उसको एम्बैरेस करने के लिए, ये स्टैकिंग के अंतर्गत आता है। हो सकता है इसका ऑप्शन आपको बुलिंग के नाम से भी आए, साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग अगर दिया रहेगा तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैकिंग और बुलिंग दोनों ही एक ही चीज को एक्चुअली इंडिकेट करते हैं।
बट जब आप और माइन्यूटली इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो साइबर स्टैटिंग बेसिकली जो यंग या उससे बड़े लोग होते हैं उनके लिए होता है। बुलिंग जो होता है वो बेसिकली रिलेटेड होता है टीनेजर्स के लिए। दैट्स द ओनली डिफरेंस आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। एमबीपीएस इज व्हाट, देखिए यहाँ पर लिखा है कैपिटल एम देन बी देन पी देन एस। तो इसका मतलब क्या होगा, मेगा बिट पर सेकेंड, मेगा बाइट पर सेकेंड, मिलियन बाइट या मल्टी बाइट। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि एक और होता है जिसे हम जानते हैं कैपिटल एम कैपिटल बी और इस तरह से। अब यहाँ पर बी स्मॉल है तो क्या ये बिट है कि बाइट है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। ईमेल को किसने इन्वेंट किया था, टिम बर्नर, रे टॉमलिंसन, वी ए शिवा, अय्यादुरई या जे सी आर लिक लाइटर। तो ईमेल किसने इन्वेंट किया था, आप जरा प्लीज मुझे बताएंगे। या चलिए मैं ही आपको बता देता हूं, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी, रे टॉमलिंसन। हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ लॉजिक गेट, इनमें से कौन सा लॉजिक गेट से रिलेटेड नहीं है, एंड, नॉट, और या इफ। तो ये तीनों तो हमारे गेट में आते हैं, एंड, नॉट, और। करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज इफ इज नॉट एसोसिएटेड विथ योर लॉजिक गेट। आई मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। तो देखिए यहाँ पर राउंड मेथड है 7876.4568, 2। अब यहाँ पर ये बोलता है कि राउंड मेथड्स के द्वारा आप इस नंबर को राउंड फिगर करेंगे अप टू 2 पॉइंट्स। तो इसका जो आंसर आएगा 8 को ये और 6 को कंसीडर करेगा, इट विल बी 46। सो द आंसर वुड बी 7876.46। दिस इज द करेक्ट आंसर। I move to the next question. Here it is asking that minus 234 slash slash that is floor division by 23 into 2 equal to what? तो यहाँ पर ये फ्लोर डिवीजन है सिंपली। अब यहाँ पर ये क्या है, वैल्यू जो है दैट इज -234। अब अगर आप इसको 23 से डिवाइड करोगे सो दिस विल कम अराउंड -10.01 आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि ये फ्लोर डिवीजन हुआ तो फ्लोर डिवीजन में क्या रहता है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका फ्लोर होता है, जो भी वैल्यू आएगी इसको फ्लोर करेगा। फ्लोर का मतलब होता है नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर। लेकिन जब नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो इट ट्राइज टू फाइंड नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर, राइट। सो इन दैट सिचुएशन यहां पर ये क्या होगा, दिस विल बी -11। तो जब ये -11 होगा उसमें आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बिकम व्हाट, योर -22। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि हमारे पास 2 टेबल है, एक है प्रोडक्ट, एक है हमारे पास कस्टमर। अब ये बोलता है कि इन दोनों टेबल की बेसिस पे हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले कस्टमर नेम एंड द नेम ऑफ प्रोडक्ट परचेस्ड बाय द कस्टमर हु लिव्स इन दिल्ली। तो देखिए यहां पर ये जो कस्टमर टेबल है, यहां से हमको कस्टमर नेम चाहिए, यहां से हमको प्रोडक्ट नेम चाहिए, और केवल उनका डिटेल चाहिए जो कि कौन सी सिटी में रहते हैं, हमारी दिल्ली में। तो देखिए प्रोडक्ट का नेम आएगा हमारे प्रोडक्ट टेबल से और कस्टमर से आएगा हमारा कस्टमर का नेम। और यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट आईडी। तो इसका मतलब यहाँ पर जब आप इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक तो ये है कि आपने सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, हमारा कस्टमर नेम को सेलेक्ट किया, कॉमा उसके बाद प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट किया। कौन से टेबल से सेलेक्ट किया, फ्रॉम ऑब्वियसली आवर कस्टमर, एंड उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट। अब चूंकि ये दोनों अलग अलग टेबल हैं तो हमको यहाँ पर इन दोनों के बीच का रिलेशन भी बताना पड़ेगा, उसके लिए हम लगाएंगे वेयर। तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की कहाँ पे, ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट टेबल में। तो वी कैन सिंपली राइट वेयर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू कस्टमर का जो प्रोडक्ट आईडी, तो वी कैन राइट इट सिंपली कस्टमर डॉट प्रोडक्ट आईडी। अब ये हो गया। क्वेश्चन ये बोलता है कि उन्हीं कस्टमर का रिकॉर्ड दिखाओ जो दिल्ली में रहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एंड ऑपरेटर और उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा सिटी इक्वल टू व्हाट, दिल्ली। यहाँ पर ये इन ऑपरेटर भी हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन डाल देंगे। इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट है सेलेक्ट सी नेम पी नेम फ्रॉम कस्टमर प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हैविंग दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो जो अभी सेकेंड वाला देखेंगे आप, सेलेक्ट सी नेम प्रोडक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर एंड प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू कस्टमर प्रोडक्ट आईडी एंड सिटी इक्वल टू दिल्ली, तो यहां पर ये बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड ऑप्शन सी में यहां पर इसने क्या किया है, कस्टमर का एलियास नेम सी दिया है और प्रोडक्ट का एलियास नेम पी दे दिया है।
और उसकी बेसिस पे यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही तरीका है। तो आप इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अरेंज इट इन करेक्ट ऑर्डर। अब एक्सेप्शन से रिलेटेड है, उसके पूरी एरर प्रोड्यूस होने से लेकर उसके हैंडल होने तक का सही सीक्वेंस हमको बताना है। तो सबसे पहला ए बोलता है एक्सेप्शन रेज होगा, बी में है एक्सेप्शन का एग्जीक्यूट होना, सी में प्रोग्राम सर्चेस फॉर एक्सेप्शन हैंडलर, मतलब एक्सेप्शन हैंडलर का सर्च करेगा प्रोग्राम, डी में बोलता है क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, एंड ई में बोलता है एन एरर एनकाउंटर। तो अब यहां पर अगर आप सही सीक्वेंस देखो तो सबसे पहले तो एरर आएगा, मतलब सबसे पहले होगा हमारा ई। तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ए यहां से नहीं होगा। एरर प्रोड्यूस होने के बाद में हमारा क्या होगा, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो दैट इज ई के बाद डी बनेगा, तो ये भी तीनों हो सकता है। तो मतलब ई हुआ, फिर मेरा डी होगा। अब एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के बाद में एक्सेप्शन सबसे पहले क्या होगा, रेज होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी। और एक्सेप्शन रेज होने के बाद में उसका प्रोग्राम सर्च करेगा एक्सेप्शन हैंडलर को कि उसका करेक्ट हैंडलर कौन है, और जैसे ही वो हैंडलर मिलेगा उसका एक्सेप्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर ये बोलता है कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन इज व्हाट, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का फायदा क्या है। तो ऑब्वियसली पहला बोलता है इट मेंटेन्स नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग हम तब यूज करते हैं कि अचानक कोई अनअवॉइडेबल आपके प्रोग्राम में कंडीशन आ जाए, तो अचानक आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है। तो ये नॉर्मल फ्लो को मेंटेन करता है। इट अवॉइड द प्रोग्राम गेटिंग क्रैश, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अचानक से क्रैश हो जाए उससे बचाएगा। एंड थर्ड इज सेइंग दैट इट सेपरेट्स मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ कोड। तो देखिए, जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो आपके पाइथन में आप क्या करते हो, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक लगाते हो। ट्राई में आप उस कोड को लिखते हो जिसमें एरर आने के चांसेस हैं, और उसी का सॉल्यूशन आप एक्सेप्शन हैंडलर में देते हो। अगर आप ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हो जैसे जावा सी सी प्लस प्लस में, तो वहां पर भी यही बात होती। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सारे ही ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन कंप्यूटर साइंस, इनमें से कौन सा स्टैक का एग्जाम्पल नहीं है। अब स्टैक में सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज ये फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट को। तो इस बेस पे आप देखिए, द फर्स्ट इज सेइंग प्रिंट कमांड फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम सेम और डिफरेंट कंप्यूटर्स। अब प्रिंट कमांड में तो ऐसा है ना कि पहले जो प्रिंट दोगे उसके बाद जो प्रिंट दोगे उसके बाद जो प्रिंट दोगे, तो जो पहले आएगा वही पहले प्रिंट होगा। तो यहां पर यही गलत हो जा रहा है। रिवर्स ए स्ट्रिंग मतलब क्या है कि जब आप अंडू करते हैं, या आपने लिखा है SANJAY, अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकलेगा, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है। रीडू अंडू में भी लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट होता है। बैक बटन जो ब्राउजर में आप देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये बटन है, ये भी जो सबसे लास्ट पेज पहले आया है वही सबसे पहले क्लोज भी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि स्टैक का एग्जाम्पल नहीं है। ये एक्चुअली हमारा एग्जाम्पल है किसके, हमारे क्यू का, दैट इज QUEUE, दैट इज द स्पेलिंग। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। सुधाकर wants to make a function push to insert a new item in S, but he is not sure which Python method exactly he should use to create so. Help in selecting correct options. देखिए, स्टैक आप बनाओगे तो उसमें नया आइटम डालना उसको पुश बोलते हैं। अब पुश के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, इंसर्ट, एक्सटेंड या अपेंड, या सभी को। तो देखिए, हम एट ए टाइम एक ही वैल्यू इंसर्ट करेंगे। पुश में जो सबसे लास्ट में जाता है उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं किसका, हमारे अपेंड मेथड का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हम आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट बिफोर DBMS इंफॉर्मेशन वाज स्टोर्ड यूजिंग। तो DBMS के पहले डाटा कैसे स्टोर किया जाता था, ऑब्वियसली फाइल सिस्टम्स में। तो इसका ऑप्शन सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर। तो आप किसी भी वेरिएबल का नाम देते हो तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, उसमें उसका नाम आप 1 से शुरू नहीं कर सकते, एम्परसेंड स्पेशल कैरेक्टर से नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई गेस इसमें कुछ खास बात नहीं है। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं।
Here it is saying that which of the following property is not observed with respect to RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो रूल्स हैं उस रूल के मुताबिक इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब जो भी कॉलम होते हैं उसका सीक्वेंस जो होता है इन ए रिलेशन इज, मतलब ये है कि कॉलम का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका रोल नंबर पहले आएगा फिर नेम आएगा, आप नेम को पहले ले सकते हो रोल नंबर को बाद में ले सकते हो, तो ये बिल्कुल सही है। टपल इन ए रिलेशन कैन बी डुप्लीकेटेड, टपल का मतलब होता है रो, रो का मतलब होता है रिकॉर्ड्स। तो भाई आपके डेटाबेस मैनेजमेंट में हर एक रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो ये डुप्लीकेट तो कभी भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन है नो एट्रीब्यूट कैन हैव मैनी डेटा वैल्यू इन वन टेबल, मतलब एक टेबल में एक जो आपका कॉलम है, अब आपका ये जो टेबल है इसमें ये जो कॉलम्स बनते हैं, तो इस सेल में एक से ज्यादा वैल्यू आप नहीं ले सकते ना एक साथ, सो दिस दैट इज करेक्ट। इसके बाद में बोलता है नल इज यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर अननोन, तो नल ऑब्वियसली जो अननोन वैल्यूज होती हैं जो कंफर्म नहीं होती हैं वहां पर उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। मेथड ऑफ कंपेयरिंग सोर्स कोड ऑफ ए सस्पेक्टेड प्रोग्राम विथ ऑलरेडी नोन वायरस प्रेजेंट इन डेटाबेस ऑफ एंटीवायरस इज नोन एज व्हाट। देखिए ये क्वेश्चन ये बोलता है कि एंटीवायरस जो होता है उसके पास दो तीन तरीके होते हैं जिसके द्वारा वो किसी भी वायरस को डिटेक्ट करता है, पहचानता है। तो सैंडबॉक्स भी होता है, रियल टाइम भी होता है, ह्यूरिस्टिक्स भी होता है, फायरवॉल यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर यह बोलता है कि जो भी सस्पेक्टेड प्रोग्राम है उसके सोर्स कोड को वो ऑलरेडी उसके पास जो वायरस का मतलब प्रेजेंट रहता है उसके डेटाबेस में उसके साथ कंपेयर करता है, तो इस टेक्नोलॉजी को, इस टेक्निक को हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ह्यूरिस्टिक्स। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वाइन इन आरडीबीएमएस इज व्हाट, भैया दो टेबल को कंबाइन करना इज कॉल्ड व्हाट, ज्वाइन। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ समवन टाइप्स मैसेजेस इन ऑल कैपिटल्स, तो भाई आपने ईमेल किया और सारा कुछ या कोई भी मैसेज अगर आप करते हैं और अगर वो पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट वो इंडिकेशन है शाउटिंग का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। इसके अलावा एप्रिसिएशन तो हो नहीं सकता, इंपॉर्टेंट मैसेज भी नहीं होगा, एंड टाइपिंग इन एनी फॉर्म डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो ये भी यहाँ पर गलत है। आइडियली जब आप कोई मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो हम कैपिटल में नहीं करते, कैपिटल इज एक्चुअली शोइंग दैट यू आर एंग्री। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगले में देखें, ये कुछ इस तरह का टोपोलॉजी बनी हुई है। यहाँ पर देखिए ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ को छोड़ के, तो ये बेसिकली इंडिकेशन है हमारे मेश टोपोलॉजी का। देखिए मेश टोपोलॉजी में सारे आपस में कनेक्ट हो भी सकते हैं और कुछ उसमें से नहीं भी हो सकते हैं, तो उसको इनकम्प्लीट मेश भी बोलते हैं, तो ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट। अब यहाँ पर देखो ये टपल है जिसमें ये वैल्यूज डाली गई, इसका मतलब ए में 10 आ गया, बी में कितना आ गया 23, सी में कितना आ गया 10 आ गया। तो ये बोलता है यदि ए डबल इक्वल टू सी तो 10 इक्वल टू 10 और बी इज ग्रेटर देन 5/0। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ये इसको कंपेयर करेगा तो दिस विल रिटर्न व्हाट, ट्रू। अब ट्रू हो गया, अगर ये स्टेटमेंट एरर आएगा मतलब ये गलत भी है तो भी यहाँ पर चूंकि और पहला स्टेटमेंट उसके लेफ्ट साइड का ट्रू हो गया, सीधे सीधे वो उसको क्या कर देगा, ट्रू डिस्प्ले कर देगा, तो यहां पर कोई एरर आपको नहीं मिलेगा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो देखिए ट्विस्टेड अनशील्डेड हो सकती है और शील्डेड हो सकती है, और सीटीपी नाम से तो कुछ भी नहीं होता, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनवैलिड बाइनरी फाइल। तो देखिए .ini मतलब इंफॉर्मेशन की फाइल होती है जो कि बाय डिफॉल्ट नोटपैड में खुलती है, मतलब टेक्स्ट फाइल होती है, तो इसका मतलब यही एक जो है इसमें बाइनरी फाइल नहीं है, ये इनवैलिड है। बाकी पीडीएफ है, डॉक है, ओडीटी, ऑल दीज आर बाइनरी फाइल्स। अगला क्वेश्चन है जीएसएम का मतलब क्या है, दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इज नोन एज व्हाट। तो देखिए इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज जब ऑनलाइन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, आई मीन इंटरचेंज, सॉरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अगेन। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर ये बोलता है कि इस प्रोग्राम को आप देखें, बताएं किस टाइप का एरर है। देखिए एक्स में डाला इनपुट एंटर ए कैरेक्टर, इफ एक्स डबल इक्वल टू ए और ई और आई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं या जो वैल्यूज है उसका कंपैरिजन एक्स से इंडिविजुअली नहीं किया है,
तो इस क्वेश्चन को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये एरर कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो वो हर बार आपको क्या दिखाएगा, केवल ए को वो वॉवेल बताएगा, ओ या यू को ये कॉन्सोनेंट बताएगा। आप चेक कर सकते हैं। आइडियली इसमें हमको इंडिविजुअली इसको लिखना था, मैं नीचे लिख देता हूँ एक्स डबल इक्वल टू ए, यहाँ पर फिर हमको लगाना था और एक्स डबल इक्वल टू ई एंड सो ऑन। इसलिए ये एक लॉजिकल एरर है यहाँ पर। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करें और ग्रेटर देन लगा के इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसे अपनी ओर से कैलकुलेट करके फिर मुझे बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन को देखता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। डैश इन्वेंटेड डैश, मतलब इसमें से रॉन्ग कॉम्बिनेशन निकालना है। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन बनाया, बिल्कुल सही है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हरमन हॉलरिथ, इन्होंने टैबलेटिंग मशीन बनाई थी, तो आई गेस ये भी बिल्कुल सही है। जॉन वॉन न्यूमैन ने एडवेक बनाया था, ये गलत है क्योंकि जॉन वॉन न्यूमैन को हम जानते हैं उसके सीपीयू आर्किटेक्चर के लिए। सो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, विच इज एक्चुअली इनवैलिड। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो यहाँ पर है ये वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, देखिए रैम होती है। अब रैम फुल हो जाए तो वो हार्ड डिस्क जो हमारी होती है उसमें से वो कुछ मेमोरी स्पेस को ले लेती है और उसे वर्चुअली मतलब रैम के रूप में प्रयोग करती है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड टाइप ऑफ मेमोरी, और यू कैन से इल्यूजन ऑफ लार्ज मेन मेमोरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हियर, क्योंकि मेन मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को। अब रैम फुल हो गई तो उसी का इल्यूजन बनाने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करते हैं, जो अपने हार्ड डिस्क से स्पेस को लेता है, जैसे मैंने आपसे बोला। अगले क्वेश्चन में है, फॉर एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू चेक द डेडलॉक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्वेश्चन है। तो डेडलॉक हम कब कब चेक करते हैं, हर एक फिक्स टाइम इंटरवल पे जब कोई रिसोर्स का रिक्वेस्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है प्रोटोटाइपिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर व्हाट। तो देखिए, डेटा ओरिएंटेड एप्लीकेशन विच इम्फेसिस ऑन द यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन विच आर हाईली इंटरएक्टिव, या ऑल ऑफ द अबव। एज पर माई कंसर्न, जब आपको इम्फेसिस देना होता है यूजर इंटरफेस के ऊपर, तब हम प्रोटोटाइपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट। स्टैक इज डैश एंड डैश टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक जो होता है डायनेमिक और लीनियर दोनों होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले में बोलता है आप इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। ए इक्वल टू 2,5,6। तो जब आप इसका टाइप निकालोगे तो ये होगा हमारा टपल। पाइथन प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट आप इस तरह से जब असाइनमेंट करेंगे, दिस विल शो यू अ टपल, क्योंकि यहाँ पर ये सेपरेटेड है किससे, आपके कॉमा से। आई मूव टू द नेक्स्ट। लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट असाइनमेंट। L1 में 319 है। अब L2 में आपने L1 की सभी वैल्यू को पास कर दिया। L1 ब्रैकेट में कोलन, मतलब ये स्लाइसिंग है, और स्लाइसिंग मतलब यहाँ पे स्टार्ट एंड कुछ भी नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट L2 में आ गए। अब L1 डॉट अपेंड करो 8, तो 8 इसमें ऐड हो गया, 3, 1, 9 और 8। अब होगा क्या, जब आप L2 प्रिंट करोगे तो वो इसको ही आंसर प्रेजेंट करेगा। होता क्या है, मैंने पहले भी इसका एग्जाम्पल बताया कि आपने जब शुरू में ये लिस्ट क्रिएट की तो इसका नाम था L1, तो एक्चुअली मेमोरी में ये आपका डेटा स्टोर था। जब आपने इसे L2 में डाला तो L2 भी इसे ही पॉइंट करेगा, तो दोनों ही इन वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं। इसलिए यहां पर कोई भी चेंज होगा तो वो L1 हो चाहे L2, दोनों से आपको दिखाई देगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट। ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, तो देखिए दिस इज व्हाट a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे हमने नॉट डाल दिया तो ये क्या हो गया, नॉट हो गया। सो दिस इज बेसिकली नॉर। अब इसके बाद में फर्दर इसका नॉट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हटके फिर से क्या दिखा देगा आपको, a प्लस बी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर ये बोलता है एक टेबल में 4 टपल हैं और 2 एट्रीब्यूट हैं, दूसरे टेबल में 2 टपल हैं और 3 एट्रीब्यूट हैं। तो अगर आप इसका कार्डिनैलिटी निकालोगे तो क्या होगा, तो कार्डिनैलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज। तो जब कार्टिजियन प्रोडक्ट आप करते हो तो जो आपके टपल्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दिस विल बी 8, और एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो इट विल 8 6। तो द करेक्ट आंसर जो होगा इसका, सॉरी 3 + 2 इज 5, ऑप्शन ए। आई मूव टू द नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड मेथड फॉर रिट्रीविंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस ऑफ माई एसक्यूएल इन पाइथन। माई एसक्यूएल जो होता है उसमें से डाटा रिट्रीव करने के लिए इनमें से कौन सा इनवैलिड है? सो फेच ऑल इज करेक्ट। फेच रो में थोड़ा सा डाउट है। फेच मैनी और फेच वन ये तीनों होते हैं। इनवैलिड आंसर है इसका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है आई मीन ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन सीसी? सीसी मतलब हुआ आपका क्रिएटिव कॉमन, और क्रिएटिव कॉमन जो होता है ये ओपन लाइसेंस है, मतलब पब्लिक लाइसेंस होता है। और यहाँ पर ये बोलता है टेक टिप नॉ डॉट प्रेजेंटेशन दैट इज पीपीटीएक्स। फिर ये एक वेबसाइट का पेज है, यहाँ पर ये वेबसाइट है और ये एक इमेज है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर टेक टिप नॉ डॉट पीपीटीएक्स, बिकॉज बेसिकली क्रिएटिव कॉमन भी आपकी जो क्रिएटिविटी रहता है उसके लिए रहता है, और टेक टिप नॉट डॉट पीपीटीएक्स जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो दैट इज ऑलरेडी यूज्ड बाय योर द पावर पॉइंट। तो ये कोई डेरिवेटिव वर्क को शो नहीं करता है। लेकिन आपकी जो वेबसाइट है, आपकी इमेज है, या आपके वेब पेज में, या जैसे ये यूट्यूब का आपका सपोज कोई चैनल है, तो यहाँ पर आपका क्रिएटिव कॉमन अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो दैट इज वीडियो, दैट इज वेबसाइट, दैट इज योर इमेज। तो यहाँ पर इन सब में आपका क्रिएटिव कॉमन अप्लाई होगा, बट नॉट इन केस ऑफ व्हाट, प्रेजेंटेशन। आई मूव टू द नेक्स्ट। आवर डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी क्रिएटेड बाई सेंडिंग ईमेल, हो सकता है। परचेजिंग शू फ्रॉम द शॉपिंग वेबसाइट, बिल्कुल ये भी हो सकता है। यूजिंग गूगल मैप फॉर सर्चिंग जियोग्राफिक लोकेशन, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसमें सारा ही करेक्ट है। डिजिटल फुटप्रिंट मतलब इंटरनेट में कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यहाँ पे प्रोग्राम का कोड है, बिल्कुल आईपीआर में आएगा, क्योंकि ये कॉपीराइट में आता है और कॉपीराइट आईपीआर ही होता है। बुक्स जो रहती हैं वो भी लिटरेचर है जो आईपीआर में आएगा। ऑटोमोबाइल का डिजाइन भी जो है आपके क्रिएटिविटी में है, दैट कैन बी द पार्ट ऑफ दिस आईपीआर। बट डेटा जो है दैट इज समथिंग कि जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो डेटा कभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में नहीं आता है। आई मूव टू द नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एज पर देयर अराइवल। तो जैसे देखिए यहाँ पे 486 है, पेंटियम 4 है, कोर 2 डुओ है और i7। i7 तो बिल्कुल लेटेस्ट है, तो यहाँ पर ये बाकी ऑप्शन गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। और i7 के पहले कोर 2 डुओ आया था, कोर 2 डुओ के पहले पेंटियम 4 चलता था और उसके पहले 486। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर ये बोलता है कि जो इंटरप्रेटर है उसमें लोकलाइजेशन ऑफ एरर इज इजियर देन कंपाइलर, मतलब कंपाइलर की तुलना में इंटरप्रेटर में एरर को डिटेक्ट करना आसान होता है। और दूसरा, इंटरप्रेटर जो होता है इट इज मोर इफिशियंट एज कंपेयर टू कंपाइलर। तो ये दोनों ही बातें जो हैं अपने आप में सही हैं। सो एज पर माई कंसर्न बोथ आर ट्रू हियर। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। यहां पर ये बोलता है 24 प्लस एस। तो देखिए नंबर से आप स्ट्रिंग को जोड़ोगे, मतलब ये पाइथन में आपको क्या दिखा देगा, टाइप एरर शो कर देगा। मैं आगे बढ़ता हूं। आरडीबीएमएस किसने बनाया था? तो ईएफ कॉर्ड ने बनाया था। नेक्स्ट, प्राइमरी की क्या होता है? इज इट टेबल लेवल और कॉलम लेवल? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, योर कॉलम लेवल कांस्टेंट। बिकॉज जब आप क्रिएट टेबल देते हैं तो क्रिएट टेबल, जो भी टेबल का नाम होगा, तो जो भी आप फील्ड देते हो उस फील्ड के साथ ही यहाँ पर प्राइमरी की अप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन। सो दैट इज बेसिकली व्हाट योर कॉलम लेवल कांस्टेंट। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर ये बोलता है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द आउटपुट एज थर्सडे। और इस साल जो रिपब्लिक डे था वो थर्सडे को था, मतलब रिपब्लिक डे को उसके डेट के नेम को आपको निकालना है। तो देर इज अ फंक्शन कॉल्ड डे नेम, और इस साल की बात कर रहा है, मतलब 2023 से 26। सो दिस इज करेक्ट। 2022 हम यहाँ पे देखो डे मेथड लिया है, तो ये नहीं होगा। ना ही यहाँ पे डे नेम में 126 23 होगा, क्योंकि हम जानते हैं एचक्यूएल में पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई मूव टू द नेक्स्ट। टू ओपन ए न्यू प्राइवेट विंडो इन क्रोम। क्रोम में अगर नया प्राइवेट विंडो ओपन करना है तो वी ऑलवेज प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। तो आप इसको क्लिक करेंगे, नया विंडो आ जाएगा, वो भी प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है इनकॉग्निटो विंडो, किसमें? आपके क्रोम में। मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर ये बोलता है डैश इज consecutive sequence of bytes that is commonly found within the infected file। तो consecutive sequence of bytes
आपके वायरस सिग्नेचर, मतलब जब एंटीवायरस आप यूज करते हैं तो उसमें जो वायरस सिग्नेचर होता है, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, consecutive सीक्वेंस ऑफ बाइट दैट इज कॉमनली फाउंड इन द इन्फेक्टेड फाइल। सो दिस इज करेक्ट यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिंग फॉलोइंग कोड विल रिटर्न व्हाट, क्वांटिटी इक्वल टू -20, आई मीन 12.34, और इसका टाइप निकालोगे तो क्या होगा, ये सिंपली आपको फ्लोट ही रिटर्न करेगा, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट, गंगा हैज रिटर्न फॉलोइंग कोड टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स बट शी एंटर टेक टिप नाउ फॉर वाई एंड पाइथन इंटरप्रेटर स्टॉप द एग्जीक्यूशन विथ एरर मैसेज। मतलब यही है, आप x है और y है, दोनों में इंटीजर डाल रहे हो और यहाँ पे x प्लस वाई कर रहे हो, तो वापस तो फिर से वही बात हो गई कि एक में आपने नंबर डाला और एक में कुछ और डाल दिया, मतलब वहां पर ये टाइप एरर शो करेगा। आई मूव टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट इफ वी ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल। ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है कि किसी टेक्स्ट फाइल को अगर आप रीड करते हैं और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एरर दिखाएगा, जो बिल्कुल सही बात है। जब आप रीड मोड में फाइल ओपन करोगे तो एरर प्रेजेंट होता है। इफ वी ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, द फाइल गेट्स क्रिएटेड। तो अगर आप किसी फाइल को रीड कर रहे हैं और एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्रिएट हो जाएगी, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी फाइल को लिखना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, सॉरी, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई एरर नहीं आएगा, जो बिल्कुल सही बात है। और इफ वी ट्राई टू राइट ऑन ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, द फाइल गेट्स क्रिएटेड, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो गलत आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट, व्हेन यू ट्राई टू ओपन ए बाइनरी फाइल इन एमएस वर्ड, तो ये आपको गार्बेज दिखाएगा, याद रखिएगा। इट विल नॉट शो यू बाइनरी डिजिट्स, ये आपको गार्बेज शो करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इन एमएसी या मैक एड्रेस, दिस मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज द फुल फॉर्म। आई मूव टू द नेक्स्ट, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन वेयर, वेब ब्राउजर, सर्वर, बोथ वेब ब्राउजर एंड सर्वर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है दोनों जगह पे स्टोर होता है, आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउजर में भी, और जहां से जिस वेबसाइट को आप ओपन कर रहे हैं वो उसका जहां पे भी सर्वर है, दोनों जगह स्टोर होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट, आई एम अ नॉन फॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू राइट स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, so that is simply called what, your pseudo code. It is saying that non formal language, तो वो pseudo code होती है। algorithm is what, basically set of steps you write to solve a problem, और algorithm के लिए आप pseudo code या flow chart का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर आएगा pseudo code। I move to the next, not true and false or false true, so not true का मतलब हो गया false, और यहाँ पे लगा है and, तो जैसे ये फॉल्स हो गया सीधे सीधे आपको आंसर दे देगा फॉल्स, ज्यादा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वुड फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिटर्न्स, str इक्वल टू टेक टिप नाउ। अब अगर आप इसमें बोलता है लोअर डॉट अपर डॉट रिप्लेस टी इंटू टी, तो आपने कैपिटल टी को स्मॉल टी से कर दिया, तो इट विल बी टेक टिप नाउ। अब इसके बाद में इसको ये कैपिटल कर देगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल हो जाएगा, और उसके बाद फिर से लोअर कर दोगे तो पूरा का पूरा स्मॉल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। एक बार आप अपने एंड पे भी इसको चेक कर लीजिएगा कि क्या मैंने ये सही किया है कि नहीं किया है, क्योंकि इसने कैपिटल टी को पहले ही रिप्लेस कर दिया है। आई मूव टू द नेक्स्ट, इफ वी वांट टू स्टोर आवर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर विद देयर नेम, तो मोबाइल नंबर, ठीक है, और उसका नाम, तो इसके लिए ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, लेकिन आपस में ये कहना चाहिए कि एसोसिएटेड रहेंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसके लिए यूज करेंगे डिक्शनरी का, लिस्ट का, स्ट्रिंग का और टपल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा की का काम करेगा मोबाइल नंबर, और नेम जो है वो वैल्यू का काम करेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आई मूव टू द नेक्स्ट, यहाँ पर ये बोलता है एक स्टूडेंट टेबल है, ये उसका डाटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट हु आर गेटिंग ग्रेड सी इन आइदर गेम और SUPW, आइदर गेम और SUPW, और नाम दिखाना है, तो पहले स्टार वाले तो कट कर दो। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड इक्वल टू सी और ग्रेड 1 इक्वल टू सी, तो गेम और SUPW क्या होना चाहिए, आपका सी होना चाहिए, तो ग्रेड और SUPW दोनों में से कोई एक, चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर और लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
यहाँ पर लिखा है ग्रेड इक्वल टू सी, और यू कैन से ग्रेड 1 इक्वल टू सी, नेम कॉमा गेम कॉम SUPW, तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे हटा देंगे, यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन होना चाहिए। राइट SQL कमांड टू ऐड ए न्यू कॉलम डेट ऑफ बर्थ। तो आप ऑल्टर टेबल करेंगे स्टूडेंट को, और यहाँ पर चूंकि हमें ऐड करना है नया कॉलम, तो हम लिखेंगे ऐड डेट ऑफ बर्थ डेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द स्ट्रिंग टेक चिप नाउ। राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स। तो देखिए पहला बोल रहा है लेफ्ट लगा दो और उसका फर्स्ट 5 ले लो, बिल्कुल सही है, ये चल जाएगा। सब स्ट्रिंग करते हो और 1 से लेकर 5 करोगे तो भी ये सब स्ट्रिंग मतलब इसके 1 से लेकर 5 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर देगा। सेलेक्ट एल ट्रिम करोगे तो एल ट्रिम स्पेस के लिए होता है, तो ये तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों काम करेगा, तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। आई मूव टू द नेक्स्ट। फॉर गिवन स्ट्रिंग टेक टिप नाउ संजय वांट्स टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ पी। तो इसमें से कौन सा कोड सही है? क्या मिड फंक्शन, सब एसटीआर फंक्शन या INSTR? ये दोनों एक ही होते हैं, मिड और सब स्ट्रिंग, लेकिन ये सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको पोजीशन फाइंड करनी है तो INSTR फंक्शन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये पी की जो भी पोजीशन होगी उसका इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहाँ पर ये असर्शन रीजन है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से है। अ स्विच इज कंसीडर्ड एज इंटेलिजेंट डिवाइस, बिल्कुल सही बात है। स्विच कैन एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट इट रिसीव्ड एंड लुक इट अप इन ए टेबल टू सी वेयर टू सेंड द पैकेट। तो ये दोनों ही सही है। स्विच को इंटेलिजेंट हब बोलते हैं या इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है कि जो मैक एड्रेसेस होते हैं उसकी बेसिस पे किस नोड से डेटा आया है और कहां तक पहुंचाना है उसको ये पता कर सकता है। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज ऑप्शन सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। डैश लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर विच वंस इंस्टॉल्ड एक्ट्स लाइक अ वायरस। देखिए वायरस में वॉर्म्स भी होता है, ट्रोजन भी होता है। तो वॉर्म्स जो होते हैं वो अपने आप क्रिएट होकर रिफ्लेक्ट होते चले जाते हैं, और ट्रोजन जो होता है ना ये एकदम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के जैसे बिहेव करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। स्पाईवेयर कुकीवेयर का इससे कोई लेना देना नहीं। स्पाईवेयर तो जस्ट लाइक जो स्पाई करता है आपकी एक्टिविटीज को, और कुकीज जो होती है टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स हैं। ऑलवेज चेक द कंटेंट यू पोस्ट ऑन द वेब। बिल्कुल सही बात है, आप चेक करिए जो भी पोस्ट करते हैं उसको पहले। कॉपीराइट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशंस। तो कॉपीराइट जो होता है वो क्रिएशंस के लिए रहता है, इन्वेंशन के लिए, पेटेंट का इस्तेमाल होता है। तो पहला ट्रू है और दूसरा यहाँ पर फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। टू ग्रांट यूजर द राइट टू कॉपी, मॉडिफाई, रीडिस्ट्रीब्यूट ए सॉफ्टवेयर डैश पब्लिक लाइसेंस इज यूज्ड। यहाँ पर बोल रहा है सॉफ्टवेयर। तो क्रिएटिव कॉमन जो होता है वो क्रिएशंस के लिए रहता है इंक्लूडिंग वेबसाइट, लेकिन GNU GPL जो होता है वो सॉफ्टवेयर के लिए होता है, पब्लिक लाइसेंस। तो आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट होम अगर आपको बनाना है तो क्या यूज करोगे? IoT दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, WOT दैट इज वेब ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग या AI? तो करेक्ट आंसर है पहला, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर बोलता है कि इस लॉजिकल ये लॉजिक सर्किट है, इसका आप एक्सप्रेशन बताओ। तो दिस इज वॉट योर और, दिस इज वॉट योर एंड। और का मतलब होगा x प्लस वाई, और जब आप इसको z के साथ कंबाइन करोगे तो x प्लस वाई z। सो द करेक्ट आंसर इज वॉट? ऑप्शन ए। आई मूव टू द फाइनल क्वेश्चन दैट आई कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज वॉल्स, कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन दैट इज रडार। तो इसमें से कौन सी वेव्स हैं? तो करेक्ट आंसर है रेडियो वेव, जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर सकती और ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। जो रडार सोनार वगैरह आप यूज करते हैं, जो समुद्र के अंदर आपने देखा होगा, वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती हैं। तो ये हैं मेरे टोटल 100 MCQs जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। PGT कंप्यूटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में फिर हम फर्दर MCQs कॉन्सेप्ट्स को लेके आएंगे, नए सॉल्यूशंस को लेके आएंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। और साथ ही साथ किसी भी तरह की स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट techtipnow.in पे विजिट कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बुक परचेस करनी है, ई बुक परचेस करनी है 1000 एमसीक्यूज की, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उसे ज्वाइन करें। वहां पर भी मैं इस पर्टिकुलर जो ये 100 क्वेश्चंस हैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, या वेबसाइट में भी उसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगा जिसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। अगले सेशन में मिलते हैं।